बंधा हुआ था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में खूब सारे नोट लिए उसी की तरफ चली आ रही। उस बूढ़ी औरत का चेहरा इतना भयानक और खूंखार था जिसे देखकर ही कबीर डर के मारे चीख रहा था, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के चेहरे का आधा चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी पसलियों की हड्डियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। कबीर के लाख मना करने पर भी वो बूढ़ी औरत रुकी नहीं और अपने हाथों में पकड़े नोटों को जबरदस्ती ही कबीर के मुंह में ठूसने लगी, जिससे कबीर तड़पने लगा। उसका गला इतना भर चुका था जिसकी वजह से कबीर की आंखों की पुतलियां भी फटने को हो गई। जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक चीख के साथ उसकी आंखों की पुतलियां फट गई और अगले ही पल कबीर छटपटाता हुआ अपने सोफे से उठकर बैठ गया। क्या हुआ? आज फिर से वही सपना देखा क्या? कबीर की पत्नी करिश्मा टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। कबीर भी भारी मन से अपना माथा खुजाते हुए सोफे से उठकर टेबल पर आ बैठा। हाँ, एक ही तो है वो बूढ़ी औरत जो हर बार मुझे पैसे खिला खिला कर मारती है। वैसे तुम कल रात कितने बजे आई थी और तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसे? ये निशान तुम्हारे डीजीपी सर ने दिए हैं और कहा कि तुमको बता दूं कि ये वो ठप्पा है जिससे तुम्हारे ऊपर चल रहा करप्शन का केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। करप्शन केस बंद होने की खुशी में कबीर ने अपनी पत्नी करिश्मा को गले से लगा लिया था, पर करिश्मा इससे जरा भी खुश नहीं थी। उसने कबीर को खुद से दूर करते हुए कहा, शादी के तीसरे महीने से ही तुमने मुझे थाना एसएचओ के घर भेज दिया ताकि वो तुम्हारी शिकायत आगे ना भेजे। फिर मुझे आईजी के साथ 3 दिन के लिए उसके बंगले पर भेज दिया, जिससे तुम हवलदार से इंस्पेक्टर बना दिए गए। और फिर कोई और। मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे पति हो या दलाल। पहले जब कुछ नहीं था तब मैं समझ भी सकती थी, लेकिन अब तो हमारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम मुझे किसी और के साथ रात गुजारने भेज देते हो। तुम्हें खुद से जरा भी घिन नहीं आती कबीर? मगर करिश्मा की बातें सुनकर भी कबीर के कानों में जू तक नहीं रेंगी। वो बस चुपचाप अपना नाश्ता करता रहा कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर कबीर ने बस इतना कहा, एक और डील आई है। कमिश्नर का कोई दोस्त है, आज रात तुझे उसके बंगले पर जाना है और बदले में उसके कॉम्प्लेक्स में 100 स्क्वायर फीट की जमीन मिल जाएगी, जो आज से 5 साल बाद करोड़ों की होगी, करोड़ों की। समझी? इसलिए ये अच्छा बुरा छोड़ और जैसा बोला गया है वैसा कर। ये दुनिया पैसों से चलती है, सिर्फ पैसों से। वैसे इतना मेलोड्रामा किस लिए? पत्नी है तो क्या हुआ, हर चीज में आधा हिस्सा भी तो लेती है ना तू। कबीर की बात सुनकर करिश्मा के मन को चोट पहुंची थी। उसे पैसा नहीं, प्यार चाहिए था, क्योंकि जिस पति की मदद करने के लिए वो बाजारू बनी थी, आज वही पति उसे खुद बाजारू समझता था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बहुत दर्द। फिर दोनों को बर्दाश्त करते हुए करिश्मा ने कबीर से बस इतना कहा, तुम चिंता मत करो कबीर, मैं चली जाऊंगी। 1 महीने बाद। हल्दीराम, ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और बोलो अगर ये लड़की कहीं भी किसी को भी दिखे तो सीधा मुझे फोन करे, कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। पर साहब जी, ये है कौन? हवलदार का सवाल सुन कबीर गुस्से में आ गया। उसने सुनाते हुए हवलदार से कहा, जितना बोला गया है उतना कर, समझा ना? तू मुझे जवाब देने के लिए है, मैं नहीं, समझा? हल्दीराम भी कबीर की फटकार सुन शांत हो गया था, लेकिन उसे भी असलियत का पता चल गया था। तस्वीर में जिस लड़की की फोटो थी वो कोई और नहीं बल्कि कबीर की पत्नी करिश्मा ही थी, जो पिछले 1 महीने से गायब थी। शुरू में कबीर को लगा कि करिश्मा गुस्से में कहीं चली गई होगी, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसे भी शक हो गया था और आखिर आज उसने उसकी फोटो दे उसे ढूंढने के लिए भी कह दिया था। कबीर अभी अपनी पत्नी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक फोन आया और वो तुरंत ही एक बंगले की सिक्योरिटी के लिए पहुंच गया। वो बंगला किसी और का नहीं बल्कि प्रेम का था, जहां जाने के बाद एक संकी सेंटा ने अंधाधुंध फायरिंग कर बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुदकुशी कर ली। सारा पंचनामा कर सारी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इसके बाद इंस्पेक्टर कबीर प्रेम और फ्रेडी को कस्टडी में ले पूछताछ करने लगा। तो कुत्ते, नोटों की हड्डियां कम पड़ गई क्या? ला फोन दे मुझे, अभी बापू को बोलता हूँ 2 पेटी तेरे घर पे पहुंच जाएगी। चल अब साइड हो, चल जाने दे मुझे, बंदी इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर प्रेम इंस्पेक्टर कबीर को साइड कर लॉकअप से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी कबीर के एक जोरदार थप्पड़ ने प्रेम के होश ठिकाने लगाए।
आवाज इतनी जोर से हुई थी कि सभी हवलदार कोने में सटक गए। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दे, वरना मैं 10,000 में ही तेरी बॉडी के 10,000 टुकड़े करवा सकता हूँ। चल अब बता, करिश्मा कहाँ है? कबीर के एक थप्पड़ से प्रेम को बदहवास होता देख कोने में सहमा हुआ फ्रेडी हंसने लगा। उसकी हंसी सुन प्रेम गुस्से से तिलमिला गया था। वो तुरंत ही कबीर से बचकर सीधा फ्रेडी के पास पहुंच गया और गुस्से में अपनी लातों से उसे कुचलने लगा और मारने लगा। अबे साले बदसूरत, तेरी क्या औकात जो तू मुझ पर हंस रहा है? अभी तुझे अपने पैरों से रौंद कर मार डालूं तो तेरी कोई खबर लेने वाला भी नहीं होगा। वैसे ही जैसे तूने करिश्मा को मारा था। फ्रेडी प्रेम की मार खाए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने करिश्मा का नाम लिया तो प्रेम भी सकपका गया और कबीर भी फ्रेडी के मुंह से करिश्मा का नाम सुन दंग रह गया। अबे क्या बोला तू? किसका नाम लिया तूने? हाँ? तू जानता भी है तू किसका नाम ले रहा है? प्रेम का सवाल सुन फ्रेडी हंसने लगा कि अचानक ही कबीर ने प्रेम को फ्रेडी से दूर किया और उससे पूछा, तू करिश्मा को कैसे जानता है? कौन है तू? अरे यही तो मजाक है। ये साला कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बनना चाहता है। मेरी क्लास का सबसे बदसूरत लड़का जो मेरी तरह बनना चाहता है साला। प्रेम गुस्से में बोल ही रहा था कि तभी कबीर ने उसके गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दोबारा अगर मेरा सवाल काटा तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, समझा? हाँ, तू बता, तू करिश्मा को कैसे जानता है? अबे उससे क्या पूछता है, खुद से पूछ। क्या पता तूने पैसों के लिए अपनी करिश्मा को इस बदसूरत के पास भेज दिया हो। प्रेम की बात सुनते ही कबीर का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा और उसने फ्रेडी को तुरंत छोड़ प्रेम को कॉलर से पकड़कर उसे तबीयत से धोने लगा। इज्जत से नाम ले, मेरी पत्नी है वो, समझा? फिर तेज आवाज में हवलदार हल्दीराम को बुलाते हुए कहा, हल्दीराम, फ्रेडी को यहाँ से ले जाओ। पहले मैं जरा प्रेम की तबीयत ठीक कर लूं। हवलदार भी इंस्पेक्टर की बात मान फ्रेडी को लॉकअप से बाहर ले गया। कुछ मिनटों की पिटाई के बाद प्रेम के भी होश ठिकाने लग गए। उसने कबीर को जवाब देते हुए कहा, जिस रात को तुमने करिश्मा को बंगले पर भेजा था, उस रात बंगले पर मैं अपनी बंदी के साथ था। हम दोनों एक सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक दूसरे से प्यार कर रहे थे कि अचानक ही करिश्मा हमारे कमरे में आ गई। करिश्मा को देखते ही मुझ पर भूत सा सवार हो गया, क्योंकि आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की को मैंने नहीं देखा था। पापा के आने का वक्त भी हो गया था, इसलिए मैं तुरंत ही अपनी बंदी को छोड़ सीधा करिश्मा के कमरे में चला गया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन मैं नशे में था और उसकी एक भी नहीं सुनी और मैंने और क्या प्रेम? और मैं उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसकी तबीयत पहले से खराब थी कबीर, शायद उसे कोई गंभीर बीमारी थी, इसलिए उसको तुरंत ही ब्लीडिंग होने लगी और नाक से खून बहने लगा था। एकदम इतना सारा खून देखकर मेरा सारा नशा उतर गया था। मैं करिश्मा को बेहोश हाल में छोड़कर जाने को हुआ ही था कि देखा कि पापा कमरे में आ गए। मैं डर गया था, इसलिए वही एक कोने में पर्दे के पीछे छिप गया और मेरी आंखों के सामने मेरे पापा ने तुम्हारी पत्नी करिश्मा के साथ बेहोशी की हालत में बहुत जबरदस्ती की, जिसकी वजह से उसने अपना दम तोड़ दिया। करिश्मा के साथ हुई दरिंदगी को सुन कबीर अपनी ही नजरों में गिर गया था, पर उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता प्रेम ने फिर कहा, कबीर तुम्हें याद है आज से ठीक 2 हफ्ते पहले जिस डेड बॉडी के टुकड़े पापा ने तुम्हें डिस्पोज करने के लिए दिए थे, जिसके बदले में तुमने 10 लाख रुपए मांगे थे, वो डेड बॉडी करिश्मा की ही थी कबीर। प्रेम की बात सुन कबीर को अपना सारा पैसा 2 कौड़ी का लगने लगा। उसे खुद से घिन आने लगी थी, पर इससे पहले कि वो प्रेम से कुछ और पूछता पुलिस स्टेशन का फोन बजने लगा। हवलदार ने आकर बताया कि पुलिस कमिश्नर का फोन है। कमिश्नर का फोन सोचकर कबीर बात करने चला गया। उसकी बात अभी आधी ही हुई थी कि तभी हवलदार हल्दीराम हड़बड़ाते हुए कबीर के पास आया और बोला, ओ साहब जी, प्रेम का तो कत्ल हो गया है, उसकी बॉडी लॉकअप में पड़ी हुई है। प्रेम की मौत की खबर सुनकर कबीर के होश उड़ गए, क्योंकि कमिश्नर भी उससे प्रेम को छोड़ने के लिए ही कह रहा था। कबीर जब वापस लॉकअप में गया तो वो भी एक पल को दंग रहे, क्योंकि प्रेम की रीढ़ की हड्डी में किसी ने चाकू से सैकड़ों वार किए थे। उसकी छाती को चाकुओं से छलनी कर दिया था कि तभी उसकी नजर कोने में रखे एक टेप रिकॉर्डर पर गई, जिसे कबीर ने प्ले किया तो कोई बेहद डरावनी आवाज में कह रहा था, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द
bell. Killer Santa come to the door and kill you very well. Jingle bell, jingle bell, jingle all the bells.